हेलो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए 11 मई 2022 को सेक्शन 124 ए ऑफ आईपीसी यानी भारत की दंड संहिता के सेक्शन 124 ए के तहत आने वाला जो कानून है, जिसे हम सेडिशन लॉ या देशद्रोह या राजद्रोह का कानून कहते हैं, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फ़िलहाल एक होल्ड कर दिया है। यानी कि वैसे लोग जिनके ऊपर इस कानून के तहत मुकदमे चल रहे होंगे, वो किसी भी स्टेज पर होंगे, उस पर जब तक आगे सरकार या संसद इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं ले लेती है, तब तक उन पर कोई कार्यवाही नहीं होगी, स्थगित रहेगी। और इसके तहत लोग जो भी इससे सफ़र कर रहे हैं वो कोर्ट के अंदर रेमेडी सीख कर सकते हैं, यानी अपने बेल के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि इस कानून के तहत जब तक एक अंतिम निर्णय नहीं आ जाता है, तब तक कोई भी नए एफआईआर नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जो व्यक्ति सफ़र कर रहा है वो कोर्ट के सामने इस जजमेंट के लाइट में वो रेमेडी सीख कर सकता है, यानी बेल एप्लीकेशन कर सकता है और उनको कोर्ट से रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी बेल मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये कंट्रोवर्सी क्यों है, इसका ओरिजिन क्या है और कैसे इसका इस्तेमाल होता रहा है। अभी क्या इसमें डेडलॉक की स्थिति है या एक समय की मांग है कि आज हम इस कानून को समाप्त करें। तो आइए सबसे पहले सेक्शन 124 ए ऑफ आईपीसी, भारत की दंड संहिता सेक्शन 124 ए के बारे में हम लोग बात करें। तो दोस्तों, आपको शायद ज्ञात होगा कि भारत में जो लॉ का कोडिफिकेशन हुआ, यानी जो दंड संहिता बनी है, उसे उसका ड्राफ्ट लॉर्ड मैकाले ने 1836-37 में तैयार किया था, लेकिन वो इम्प्लीमेंट 1860s के बाद से हुआ है। और जब इम्प्लीमेंट किया गया था उस समय इसमें ये जो सेडिशन का कानून है, देशद्रोह का जो कानून है, उसको लागू नहीं किया गया था। इसे 1870 में ऐड किया गया था। तो ये इसका बैकग्राउंड है। जबकि 1870 में इस सेडिशन एक्ट को आईपीसी के सेक्शन 124 ए में लाया गया था और ये आईपीसी के चैप्टर 6 में है। और इसमें जो चैप्टर 6 के अंदर 121 से लेकर 130 सेक्शंस हैं, जिसमें स्पेसिफिक 124 ए टॉक्स अबाउट सेडिशन चार्जेस एंड सेडिशन लॉ। तो उसके तहत इसमें सज़ा का प्रावधान भी है। तो आइए पहले हम ये समझें कि सेडिशन के कानून की शुरुआत कैसे हुई। ब्रिटिशर्स, आपको पता है, देवर कॉलोनियल रूलर्स। उनको लोगों की स्वतंत्रता से कुछ लेना देना नहीं था, उनके कॉलोनियल इंटरेस्ट थे। और उसके सामने जो भी चैलेंजेस आते थे, जो लोग भी अपने देश की परवाह करने वाले थे, जो भी आंदोलनकारी थे, उनको दबाने के लिए, उनको सप्रेस करने के लिए उन्होंने इस तरीके का कानून बनाया था। आपको ध्यान होगा कि बाल गंगाधर तिलक के ऊपर 1897 में मुकदमा चला था और उनको इसमें दोषी करार दिया गया था और उनको 18 महीने की सज़ा भी हुई थी। इसी सेक्शन 124 ए के कानून के तहत सेडिशन चार्जेस लगे थे उनके ऊपर। उसी समय सेडिशन को और बेहतर तरीके से 1898 में डिफ़ाइन भी किया गया और डिफ़ाइन करने के बाद जो उसका स्वरूप बना वो इस तरीके से बना। ये डिफ़ाइन करता है whoever by words either spoken or written, जो कोई भी या तो शब्द के द्वारा, लिखित या बोलकर, और बाय साइंस और विजिबल रिप्रेजेंटेशन, इशारों के द्वारा या किसी भी प्रकार से दृष्टिगत होने वाला जो चिन्ह है, उससे भी अगर otherwise brings or attempt to bring into hatred
or contempt or excites or attempts to excite disaffection towards the government established by law in India shall be punished, so on. ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति हो जो कि लिखित या मौखिक तौर से या कुछ विजिबल एक्सप्रेशन के द्वारा या किसी चिन्ह के द्वारा अगर एक चुनी हुई सरकार या एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, यानी जो वैध रूप से स्थापित की गई है भारत की सरकार, उनके खिलाफ अगर वो असंतोष, डिसअफेक्शन, घृणा पैदा करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें इस कानून के तहत मुकदमा चलाया जाएगा उनके ऊपर, और उनको तब जो सज़ा थी वो उम्र कैद की सज़ा थी या फांसी की सज़ा हो सकती थी, या फिर फांसी नहीं हो सकती थी, उम्र कैद की सज़ा थी, या उसके ऊपर उनको फ़ाइन भी ऐड किया जा सकता था। इस तरीके से इस कानून को डिफ़ाइन किया गया था। और आपको इसके वर्डिंग से समझ में आता है कि ये जो कानून है इसमें शब्दों का चुनाव इस तरीके से किया गया है कि लोगों को किसी भी प्रकार से अगर वो सरकार के खिलाफ जाने की कोशिश करेंगे तो वैसे में उनके ऊपर सेडिशन एक्ट लागू पड़ता था। तो वैसे में आज़ादी के दौर में चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो तिलक हो, ऐसे कई सारे नेताओं के ऊपर सेडिशन चार्जेस लगे, उन्होंने सेंटेंस भी सर्व किया। और आज़ादी के बाद भी जब इस बात पर चर्चा चली कि इस कानून को हमें रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इस कानून को डेलिबरेटली इनेक्ट किया था ताकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ लोगों की आवाज़ थी उसको दबाया जा सके। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस कानून को कहीं ना कहीं जारी रखने का निर्णय लिया। उन्हें लगा कि जो न्यूली एमर्जिंग डेमोक्रेसी थी इंडिया की 1950s के दौर में, उसमें सरकार के पास इस तरीके के कानून का होना आवश्यक था और इस सेडिशन एक्ट को रहने दिया गया भारत की दंड संहिता के अंदर, उसमें किसी मॉडिफिकेशन को नहीं किया गया। उसके बाद 1950s के दौर में कई सारे मुकदमे आने लगे और पहले मद्रास हाई कोर्ट, फिर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट और फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर कई ऐसे मुकदमे आए जो कि राजनीतिक कारणों से प्रेरित थे। और कोर्ट ने ये कहा कि राजद्रोह का जो ये कानून था, जो सेडिशन एक्ट था, ये ब्रिटिश टाइम का एक्ट था और आज़ाद भारत में इसकी कोई अहमियत नहीं है। और उन्होंने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, यानी इस कानून की जो संवैधानिकता थी उसको उन्होंने समाप्त कर दिया और कहा कि सेक्शन 124 ऑफ द आईपीसी इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। फिर 1962 में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 1962 में एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुकदमा फाइल हुआ और उस इस केस का नाम है केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन एक्ट को थरली स्टडी किया और उसके लिए 5 जजेस की एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनी। इसके लिए एक 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनती है और उसमें ये निर्णय लिया गया कि जो आईपीसी का सेक्शन 124A है वो गैर संवैधानिक नहीं है, यानी उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। और कोर्ट ने ये कहा कि ये कानून, इसकी आवश्यकता है, ये गैर संवैधानिक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। लेकिन साथ ही कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस भी इशू किए, जैसे कि केदारनाथ गाइडलाइंस कहा जाता है 1962 के मुकदमे के बाद। वहाँ पे कोर्ट ने ये डिफ़ाइन करने की कोशिश की थी
कि सिर्फ सरकार के खिलाफ डिसअफेक्शन सेडिशन का आधार नहीं हो सकता, उसमें एक क्लियर कट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जिससे कि ये प्रूव हो सके कि जो डिसअफेक्शन है या जो डिसअप्रोवेशन है पॉलिसीज़ का, यानी सरकार की किसी नीति को अगर लोगों ने उसकी आलोचना की है, तो अगर आलोचना किसी पब्लिक डिस्कंटेंट के लिए है या उससे कोई पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट होता है, वैसे ही केसेस में इसको वैलिड माना जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे जो सेडिशन के चार्जेस हैं वो नहीं लगने चाहिए। कहने का मतलब है कोर्ट ने एक तरफ सेडिशन एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बताया और साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि इसका इस्तेमाल करते समय हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि लोकतंत्र की सफलता के लिए जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो होना आवश्यक है, लेकिन उसकी एक सीमा होनी चाहिए और उस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत लोगों को अधिकार है कि वो अपने सरकारों का जो क्रिटिसिज्म है वो कर सकते हैं और ऐसा करने से उनके ऊपर देशद्रोह का कानून नहीं बनेगा। यानी कि अब पुलिस को ये डिसाइड, या सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में एक चीज़ कही और वो बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये कहा कि मियर डिसअफेक्शन, राज्य या सरकार के प्रति सिर्फ घृणा प्रदर्शित करने से व्यक्ति देशद्रोही नहीं होगा। अगर ये डिसअफेक्शन किसी पब्लिक डिसऑर्डर को क्रिएट करता है, पब्लिक डिसऑर्डर यानी लोक अव्यवस्था क्रिएट करने की कोशिश करता है या करने का प्रयास किया जाता है, वैसे केसेस में इसे सेडिशन के तहत डील करना चाहिए। अब कोर्ट की इस रीडिंग ने एक नया शब्द इन्वेंट किया और वो है पब्लिक डिसऑर्डर, यानी डिसअफेक्शन और डिसकंटेंट और डिस्प्लेजर, ये चीज़ें तभी वैलिड होंगी सेडिशन के केस के लिए अगर इससे कोई लार्जर पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट होता है या उससे लोगों को इंसाइट किया गया हो, उत्तेजित किया गया हो कि वो सरकार के खिलाफ उठ खड़े हो, जो कि एक वैधानिक सरकार है। तो वैसे स्थिति में जो सेडिशन है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है और सरकारों को यानी एग्जीक्यूटिव को ये पावर होगा कि उसके खिलाफ वो मामले दर्ज करें और लोगों को प्रोसिक्यूट करें। तो ये केदारनाथ 1962 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इस चीज़ को क्लैरिफाई कर दिया कि सेडिशन चार्ज लीगली क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, बट उसका इस्तेमाल करते हुए हमें कॉशन रखना चाहिए। अब यहाँ पे ये पुलिस के डिस्क्रिप्शन पे है, जो पुलिस है, पुलिस का जो डिस्क्रिप्शन है, उनकी जो विवेक बुद्धि है, उस पर यह निर्भर करता है कि अगर सरकार का क्रिटिसिज्म हो रहा है तो उसको वो हेल्दी क्रिटिसिज्म की कैटेगरी में रखते हैं या फिर उसके तहत वो मुकदमा चलाते हैं। हालांकि लार्जर लीगल स्क्रूटनी में यानी मामला जब कोर्ट में जाएगा तो निश्चित तौर पर जो जजेस होंगे वो इस बात पर गौर करेंगे कि क्या इससे कोई पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। तो ये डिबेट काफ़ी समय से चलता रहा था। अभी फिलहाल कुछ समय से कई राजनीतिक दल और कई संगठन ऐसे थे जिन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पिटीशन फाइल किया कि जब हमारे पास स्टेट के अगेंस्ट एक्ट करने वाले लोगों के लिए दूसरे कानून मौजूद हैं, है ना, तो वैसे में सेडिशन एक्ट की ज़रूरत क्या है, क्यों नहीं इस कॉलोनियल एरा के कानून को स्क्रैप कर दिया जाए। आपको बता दूं कि ब्रिटेन ने ऑलरेडी इस कानून को क्या है 2009 में ही क्या है इसको स्क्रैप कर दिया था और इंडिया में ये कानून अभी भी चल रहा था। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने
उस पिटीशन को उस पिटीशन को एंटरटेन किया और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का ओपिनियन जानने की कोशिश की कि सरकार का व्यू क्या है इस सेडिशन कानून को लेकर। पहले तो गवर्नमेंट ने इस कानून को डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन बाद में गवर्नमेंट की तरफ से जो रिप्लाई आया उसमें कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि इस कानून को रिव्यू किया जाए, क्योंकि जब हम आज़ादी का 75वां सालगिरह मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वैसे में इस तरीके के ड्रैकोनियन लॉ यानी उत्पीड़नकारी कानून की हमें आवश्यकता नहीं है। और जो सरकार है, प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि उन्होंने कई ऐसे लॉ को स्क्रैप कर दिया जो कि बहुत पुराने कानून थे और जिनकी अहमियत आज के समाज में इतनी ज़्यादा नहीं समझी गई थी। तो गवर्नमेंट के इस एश्योरेंस के बाद कोर्ट ने फर्दर ये निर्णय लिया कि जब तक सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठा लेती, सरकार की तरफ से ये भी कहा गया था कि सरकार इसके लिए एक एप्रोप्रिएट फोरम पर इसको डिस्कस करेगी और उसके बाद सरकार इस कानून को रिव्यू करेगी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने 11 मई के जजमेंट में ये कहा कि जब तक सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं ले लेती है, यानी इस लॉ को रिव्यू नहीं कर लेती है, तब तक सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के तहत जो मुकदमे चल रहे थे उनको उन्होंने क्या है अबेयंस में रख दिया। यानी कि उन्होंने कहा कि फ़िलहाल इस मामले को तब तक स्थगित रखा जाए जब तक कि सरकार या पार्लियामेंट इस पर कोई नया कानून या नया निर्णय नहीं ले लेती है। क्योंकि कोर्ट का ऐसा मानना था कि इस कानून के वजह से कम 13,000 लोग थे जो जेलों में थे, उनको राहत देना आवश्यक था। क्योंकि कोर्ट का ऐसा मानना था कि गवर्नमेंट के डिले की वजह से उनको सफ़र नहीं करना चाहिए। इसीलिए कोर्ट ने ये निर्णय लिया कि सेक्शन 124A शैल बी पुट ऑन होल्ड अनलेस द गवर्नमेंट कम्स आउट विथ अ न्यू लॉ और गवर्नमेंट रिव्यूज़ द एग्जिस्टिंग प्रोविजंस ऑफ द लॉ। जब तक सरकार इस कानून के सभी प्रोविज़न पर पुनर्विचार नहीं कर लेती है या सरकार कोई नया कानून या पूरी तरह से इसको स्क्रैप नहीं कर देती, तब तक इनसे संबंधित जितने मामले हैं, चाहे वो किसी भी स्टेज पे हों, चाहे वो ट्रायल के स्टेज पे हों या जजमेंट के स्टेज पे हों, उनको क्या है स्थगित कर दिया जाएगा ताकि लोग बेल सीक कर सकें। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि इसके तहत नए FIR फाइल नहीं किए जाने चाहिए। अब यहाँ पे जो कोर्ट के इंटरवेंशन का कारण है, कोर्ट ऐसा मानती है कि संविधान के अंदर फंडामेंटल राइट्स में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो गारंटीड राइट है सिटीजन्स के, उसमें एक तरीके का क्या है, एक सेंस ऑफ फियर क्रिएट करता है लोगों के मन में, जहाँ पे के लोग अपने स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच को पूरी तरीके से एंजॉय नहीं कर पाते हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने ये निर्णय लिया है, जिसके इस बेंच को लीड किया था खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री NV रमन्ना जी ने। और उसके बाद ये स्थिति है आज, जब तक इस पर कोई रिव्यू नहीं होता है तब तक ये कानून फ़िलहाल एक स्थगन की स्थिति में रहेगा, अबेयंस की स्थिति में रहेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। मैं समझता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। आप प्लीज़ अपना कमेंट शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।